बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है जिस पर प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने जो हुकूमत ने नैब तरामीम की हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रवां हफ्ते ही चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि इन तरामीम से नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज साहब और दीगर बासानी बच निकलेंगे। फ़ेक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, जाली ट्रांजैक्शंस, आमदन से ज़्यादा सासा जात के जैसे केसेस में तमाम मुल्ज़िमान को NRO मिल जाएगा। और अब दुनिया भर में जो मुरवजा उसूल हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को ख़ुद साबित करना पड़ता है कि उसके एहसास से अगर आमदन से ज़्यादा हैं तो कहाँ आए, ये शिक ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने शिकवार पढ़कर अपने एतराज़ात से अवामुन्नास को आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फ़ैसला किया, ऐलान किया। और जल्द एक और कॉल एहतजाज की देने का भी उन्होंने ऐलान किया। बड़ा अहम जुमला उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आज कहा कि जो लोग भी इन जैसे लोगों को अवाम पर मुसल्लत करते हैं, तारीख़ ये बताती है कि उन्हें कभी मुआफ़ नहीं किया जाता। और इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर 8 साल बाद फैसला महफूज किया PTI ममनुआ फ़ौरन फंडिंग का, उस पर बाद में बात करते हैं। सर-ए-दस्त जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कानून के मामलात हुकूमत के उनके सुपुर्द हैं, उनसे हमने रब्ता किया है ताकि जवाब सुन सकें जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है और जो कानून है ना। जी तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यानी आपने अपने आप को सर NRO दे दिया है, केसेस ख़त्म हो जाएंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बस ये कहने वाले तो कहते रहते हैं, लेकिन आप सबको पता है और आप ही के प्रोग्राम पे मेरे ख्याल में बारहा ये जिक्र हुआ कि नैब का इदारा जो है वो जिस बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ है इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में, और जो उन्होंने तारीख रकम की है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की और परसिक्यूशन की, वो भी सबके सामने है। मुल्क जो है वो अगर मुआशी तबाही के धाने पे है तो उसमें एक बड़ा हिस्सा नैब के इदारे का गलत इस्तेमाल और जो दयानतदार पब्लिक सर्वेंट्स हैं और जो ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स जो के काम करना चाहते थे उनको इस तरह से जकड़ दिया गया कि आपकी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं, यानी कि जो सौदे हैं, चाहे वो गैस के हों, चाहे तेल के हों, चाहे वो बैरूनी या अंदरूनी मुल्क से प्रोक्योरमेंट्स हों, वो कोई करने पे तैयार नहीं था। और आज जो हम एक $1 के लिए तरले कर रहे हैं और हम भटकते फिर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब पेट्रोलियम की और एनर्जी की प्राइसेस लो थी तब आपके पास ऑप्शन थी कि आप 10 साल 5 साल मुआहदे करें, जो कि पहले होते रहे हैं। लेकिन लोगों ने इस खौफ से नहीं किए कि कल को कीमत नीचे आ गई तो नैब पकड़ेगी और हुकूमत खाने में डाल देगी, उसके बाद आप जाने और आप अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, आपने पता नहीं कब बाहर निकलना है। ये जो तरामीम की गई हैं इनमें से मैं बारहा ये कह चुका हूँ, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था कि ये ज्यादातर तरामीम उन्हीं खतूत पे हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत का बिल था जो नवंबर वाला, ज्यादातर तरामीम उन्हीं में से हैं। जो तरामीम उसके अलावा हैं उनमें से भी जो अक्सरीती तरामीम हैं वो अदालती फैसलों के ताबे हैं। मसलन ये कि बारे सबूत जो है ये मुल्ज़म पे नहीं होता, प्राइमा फिशाई केस जो है बादी नजर में केस जो बनता है वो प्रोसिक्यूशन ने इस्तगासा ने बनाना होता है मुल्ज़म से, उससे बाद पूछा जाता है कि भाई अब तुम इसका जवाब दो। नहीं आज़म साहब एक बात बताएं, मसलन मेरे पास एक जायदाद है, एक प्लाजा है या कोठी है और मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ और नैब मुझसे पूछता है कि आप ये कोठी आपकी मलकियत है, आप बताएं आपने इसे कैसे हासिल किया है, तो वहां फिर उसमें क्या गैर फितरी बात है? शामी साहब ये गैर फितरी तो ये तरमीम पढ़ने में लोग पता नहीं इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं। इल्जाम लगाएगा नैब तो उसमें अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में यही तो शहादत लेनी है उसने हमसे। वो पूछेगा कि जी आप इसकी मनी ट्रेल दे दे, मैं मनी ट्रेल दे दूंगा। उस मनी ट्रेल को नैब ने अदालत में जाके साबित करना है कि ये मनी ट्रेल गलत है या सही है, और मुल्ज़म ने भी साबित करना है। ये तो कहीं नहीं दिखा कि आज के बाद, क्योंकि बारे सबूत शामी साहब अगर कत्ल में, ज़ना बिल जबर में और संगीन तरीन डकैती और बैंक रॉबरीज में बारे सबूत इस्तगासा पे है, मुल्ज़म पे नहीं है, तो सुने क़यामत आ जाएगी अगर नैब में भी बारे सबूत इस्तगासा पे हुआ। अप्रैल 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को लिखा कि जी आप इस पे हमारी मदद फरमाएं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, मेरे पास पड़ा हुआ वो डॉक्यूमेंट, कि बारे सबूत जो है ये जो सेक्शन रेलिवेंट सेक्शन है 14 है, ये शरिया और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि बिल्कुल नहीं है,
اسلام میں قرآن کریم میں جو بار ثبوت ہے وہ استغاثہ سے ملزم پہ شفٹ نہیں ہوتا، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بارہا مقدمات میں، نیب ہی کے مقدمات میں عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ نے یہ کہا کہ جو انیشل برڈن ٹو پروف ہے، یعنی کہ جو سرسری بار ثبوت ہے وہ یا بنیادی بار ثبوت ہے، وہ ہمیشہ استغاثہ پہ رہتا ہے۔ استغاثہ اپنا کیس بنائے تو پھر ملزم پہ یہ ذمہ داری آتی ہے، اور یہ ساری دنیا میں رائج مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو قانون رائج ہے اس کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک آفس ہولڈر کو خود ثابت کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہی قانون رائج ہے جس کا حوالہ شامی صاحب دے رہے ہیں کہ اگر اس کے اثاثے آمدن سے زائد ہیں تو وہ بتائے کہ کیسے اس نے یہ اثاثے خریدے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جی جامی صاحب، جب تک سیکشن 9A5 موجود ہے جو کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں ہے، تب تک ہر آدمی نے اس جرم میں پروسیکیوٹ ہونا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نیب بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی تھی، 1.5-2 سال کے بعد اس کا ریفرنس جاتا تھا، اس میں کوئی کنکریٹ چیز نہیں تھی ہوتی، اور جب عدالت کے سامنے ریفرنس جانا تو انہوں نے عدالت میں جب شہادت طلب کرنی تو آگے شہادت بھانڈا پھوٹنا، کچھ نہ نکلنا۔ اب انہوں نے کہنا کہ جی انہوں نے ہمیں وہ اس پوائنٹ پہ سیٹسفائی نہیں تھا کیا کیونکہ وہ ریکارڈ ہی نہیں سے کرتے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ بنیادی مقدمہ تیار کریں، جو انیشل برڈن آف پروف ہے وہ ڈسچارج کریں، انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کریں، عدالت کو دیں اور وہاں پہ جا کے وہ ایویڈنس لے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ اثاثوں کے مقدمے میں آج کے بعد سزائی کوئی نہیں ہوگی؟ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں جو کہ عدالتوں نے کہی ہے، پاکستانی عدالتوں نے کہی ہے، باہر کی دنیا میں کہی ہے۔ یہ انگلش لا میں 150 سال پرانا ولمنگٹن پرنسپل ہم اسے کہتے ہیں کہ جو برڈن آف پروف ہے، اونس پروبینڈی ہے، اٹ از اے گولڈن تھریڈ ان دا ویب آف کرمنل انگلش جورسڈکشن۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں 1400 سال سے 1450 سال سے یہ رائج قانون ہے کہ بار ثبوت جو ہے استغاثہ پہ ہے۔ اب اس کو اگر بحث کرنی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ نہیں میری اس سے طبیعت راضی نہیں ہوتی تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترامیم آپ نے کی ہیں یہ تو اگر ملک پاکستان پر کوئی بمباری کر دے تو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک یہ ترامیم ہے۔ کچھ خلاصہ ہم نے نکالا ان ترامیم کا، آپ درست کیجئے گا وہ خلاصہ درست ہے یہ نہیں کہ کیا کسی بھی جی پہلے آپ بات کر لیں۔ میں نے تو جامی صاحب کل بھی سینٹ میں فلور آف ہاؤس پہ لیڈر آف اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ میں جب یہ قانون ہم لے کے آئے تھے میں نے تب بھی انہیں کہا تھا کہ اس پہ بات کر لیں، وہ بات کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ میں نے کل بھی کہا ہے کہ اسے شک وار جائزہ لے لیں جو آپ کا قانون تھا، اور اس میں جو نئی چیزیں ہیں وہ اگر پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں سے متصادم ہوں، آئین پاکستان سے متصادم ہو، بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو تو بالکل اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے، اسے وڈرا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ قانون کانسٹیٹیوشنل جو ٹچ سٹونز ہیں بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے اور جو ہماری اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں اگر اس سے متصادم نہیں ہیں تو کیوں آپ انسانی حقوق کا قتل عام کرتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو 2-2 سال 3-3 سال جیلوں میں ڈالنے کے بعد ان کو بری کرتے ہیں؟ تو کیا ریپریشن قانون آفر کرتا ہے جی اس وقت جب کوئی شخص بری ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ کو شیڈو آف ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں ملوث ہیں، آپ ملوث نہیں ہیں، سو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان 2-3 سالوں کا حساب جس کے بچوں نے سفر کیا، جس کی بیوی نے سفر کیا، جس کے بوڑھے ماں باپ نے سفر کیا، جس نے خود یہ ماتھے پہ ٹیکا لگوایا کہ میں کرپٹ اور بددیانت شخص ہوں اور پھر وہ باعزت بری ہو گیا، تو اس کا حساب کون دے گا؟ بس کر دیجئے۔ ہم نے اس کے نام پہ بڑا، اور یہ تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس میں لکھ دیا کہ کبھی ایبڈو کی صورت میں، کبھی اینٹی کرپشن لاز کی صورت میں، کبھی احتساب آرڈیننس کی صورت میں، کبھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی صورت میں، یہ تماشے ہوتے رہے ہیں۔ طاہر صاحب دیکھیں انہوں نے جو اعتراض کیا نا آج، ان کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ یہ اب ایف آئی اے یا دیگر اداروں کے پاس کیسز چلے جائیں گے جو کہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر فال کریں گے، اور انٹیریئر منسٹر جب وہاں پہ امپاورڈ ہوگا تو ہاؤ وڈ ہی لیٹ دیم ٹو پروسیڈ فارورڈ انڈیپینڈنٹلی، یہ ان کا مفہوم تھا۔ تو یہ کہہ کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے نیب کے دانت نکال دیے ہیں، کیونکہ کسی بھی ترقیاتی منصوبہ یا اسکیم میں باقاعدگی نیب کے دائرے اختیار میں نہیں آئے گی رپورٹڈلی، اور جو ٹیکس کے معاملات وفاقی اور صوبائی وہ بھی ان کے دائرہ اختیار سے ڈال دیے۔ جامی صاحب مجھے تو اب فشار خون نہیں ہو سکتا ہے، یہ سارے قوانین تو یہ خود بنا کے گئے ہیں کہ نیب یہ کیٹیگریز آف کیسز نہیں سنیں گی آج کے بعد، اور انہوں نے شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ تھے
इन्होंने और टाइट करने के लिए न्यूज को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, ये तो फैसले, ये सेक्शन 4 की तरमीम तो जो ऑर्डिनेंस में लिखी है कि कैबिनेट के डिसीजंस जो हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के डिसीजंस हैं, ये जो फला एक्नेक के और ईसीसी के जो डिसीजंस हैं, ये नैब के जुरिसडिक्शन में नहीं है। ये जो बैंकिंग के और टैक्सेशन के केसेस हैं, ये नैब की, ये मैं अगर गलत हूँ मैं सुबह इस्तीफा दे दूंगा। और बताइए, तो बस कर दिया करें। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि इस कानून के पास होने के बाद जो नवाज शरीफ साहब के मुकदमे हैं या जो मरियम के खिलाफ मुकदमे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो अपने मेरिट्स पे खत्म होंगे, वो अपने मेरिट्स पे खत्म होंगे। अदालत उनमें बहसें पहले ही सुन रही थी, वो उनका जायजा लेके शहादत की बुनियाद पे मुकदमे होंगे। शामी साहब, उन्होंने, उनके ट्रायल जारी हैं, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि हमारा मुकदमा जो है यहाँ से निकालें और FIA को भेज दें। तो जो काम किसने कहा है? नहीं, वो खान साहब ये कहते हैं कि सारे मुकदमे जो इस वक्त नैब की अदालतों में देर समात हैं, वो वहाँ खत्म हो जाएंगे। कहते हैं चाहे वो फेक अकाउंट वाला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो। ये उनकी अपनी तशरीह है शामी साहब, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जाएगा तो आप वहाँ इसको फेस कर सकेंगे? और आप it is in accordance with constitution, decisions of the superior courts and at the touchstone of fundamental rights, ये बिल्कुल जायज तरामीम। तो ये इन तरामीम का फ़ायदा मुस्तकबिल में बनने वाले केसेस के हामिल मुल्जिमान को होगा या माजी पे भी तलाक होगा? देखिए, जो फौजदारी, शामी साहब बहुत अरसे से जो लीगल इश्यूज को देखते आए हैं और कोर्ट्स को भी रिपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, फौजदारी में जो भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव जाती है। ये एक्ट में तरामीम है, जिनको फायदा हो सकता है बिल्कुल होगा, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वो तरामीम है जो पहले ये अदालती फैसलों के जरिए ये बेनिफिट्स दिए जाते थे। हमने सिर्फ वो मुनाफकत खत्म की है और वो जो बाजू मरोड़ने वाला इख्तियार था नैब का, उसको कम किया ताकि ये मुल्क चले। इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, इस मुल्क के फैसला साज जो हैं, इस मुल्क के बिजनेसमैन जो हैं, इस मुल्क के बैंकर जो हैं, वो कानून और आइन के तहत अपना काम। मुझे अंदाजा है आप जल्दी में, आपने जाना है भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जाते जाते जरा थोड़ा सा दोबारा वाजे कर दें, सिर्फ असासों पर केस नहीं बन सकेगा, पहले करप्शन साबित करना होगी फिर केस बनेगा। ये पहले ही कानून है, ये पहले ही कानून है कि असासों का केस टैक्स मैनेजमेंट का या टैक्स के तो जुबरे में आता है, लेकिन होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ इस पे मैं आपको 16 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले दे सकता हूं कि जब तक असासों के केस में एलिमेंट ऑफ करप्शन नहीं होगा। जो रिसेंट तरीन केस है वो 2 केसेस हैं, एक रेयर एडमिरल मंसूरुल हक का केस है, एक ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब का केस है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया कि इनके खिलाफ करप्शन का इल्जाम नहीं है। mere accumulation of asset itself is not a crime and cannot be a crime। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपके वक्त का। जल्दी में थे, मैंने सोचा उनसे पहले हम बात कर लें। साद रसूल साहब भी गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं, उनको जहमत इसलिए दी कि ये तो हुकूमती मौक़िफ़ आ गया, अब एक आज़ादाना मौक़िफ़ भी लेना। आज़ादाना मौक़िफ़? हाँ, आज़ादाना। अच्छा, ये PTI का मौक़िफ़ नहीं, आज़ादाना। अच्छा, साद रसूल साहब एक इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। लॉयर साहब इंडिपेंडेंट होते हैं जी, मगर किसी न किसी फरीक के होते हैं। नहीं, जैसे तारड़ साहब भी इंडिपेंडेंट थे, अब हुकूमत तो वज़ीर कानून है ना, वज़ीर कानून, वो तो इस जो कानून के अब्बा जी हैं ना। बिल्कुल, वज़ीर कानून। हाँ जी। साद रसूल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, तारड़ साहब की भी खुशामदीद आपको, फिर आपने खान साहब के एतराज़ात भी सुने हैं, आपको क्या समझ आई है? क्या वाकई ये किसी को NRO देने की एक काविश है या ये वो तमाम अमेंडमेंट्स हैं जिनकी वाक़ईतन ज़रूरत थी और अदालती रिमार्क्स बार बार इन्हीं की जानिब निशानदेही कर रहे थे? बहुत शुक्रिया जामी साहब, और मैं शामी साहब को फिर से वाज़ेह कर दूं कि कोशिश मेरी यही होगी कि इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ ही दिया जाए। आप किसी फरीक के वकील तो हो सकते हैं ना? हाँ जी, लेकिन मैं चलूं, बिल्कुल ऐसे ही शामी साहब जो और जामी साहब जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने दिया उसके अंदर कुछ सियासी एग्जैजरेशंस मौजूद थी, लेकिन जो दिफा आप अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किया टेलीविजन के ऊपर, उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी बातें हैं जो कि असल कानून की अमेंडमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। इमरान खान साहब की तो नेचुरली एक वो कानूनदान नहीं है, लॉयर नहीं है, उनकी तो एक पोजीशन भी है, उनके एक सियासी तर्ज की तकरीर थी, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बसद एहतराम और हम उनको सुनते भी हैं, सीखते भी हैं उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को दुरुस्त नहीं बताया।
मेरी हम्बल सी सबमिशन में। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि दुनिया में हम यूं कह सकते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है आपके नुक्ता नजर में? सर बिल्कुल ना, तो कुछ तो इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, कुछ मेरा ख्याल है कि फैक्चुअली भी जो हकायक उन्होंने बयान किए शायद उसमें भी थोड़ा सा झोल मेरे ख्याल में है, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अगर मौजूद होते तो ज्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर दूं, और आजम साहब से मेरा बहुत इज्जत का ताल्लुक है। मैं गुजारिश करूं कि इंग्लैंड की नेशनल, उन्होंने आजम साहब ने फरमाया, लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के दुनिया के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं जहां पे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर अगर किसी के एहसास बन चुके हों तो बारे सबूत जो है वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के ऊपर होता है, उस डिफेंडेंट के ऊपर नहीं होता। और मैं इसमें वाजे करता चलूं कि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे कवानीन हैं, इंक्लूडिंग ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड का कानून है, इंक्लूडिंग अमेरिका का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और पेट्रियट एक्ट है, जहां पे पब्लिक ऑफिस होल्डर और रेगुलर शहरी के अंदर फर्क किया गया है। अगर मैं बतौर रेगुलर शहरी मेरे पास एक घर हो और नैब का ख्याल हो कि करप्शन से खरीदा गया है, तो नैब ने प्रूव करना है कि करप्शन हुई और मैंने उस करप्शन पे से वो घर खरीदा, ये बारे सबूत नैब के ऊपर है। लेकिन अगर मैं वजीर हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, और मैंने घर खरीदा, तो जब केस मुकदमा शुरू होगा तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के केस के अंदर बारे सबूत पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर है। ये और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर भी शामी साहब से बेहतर कौन जानता है वो एग्जाम्पल कि जब पूछा गया कि ये आपकी चादर ज्यादा है या आपकी चादर बड़ी है, खलीफा वक्त से पूछा गया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं पहले प्रूव करो कि बड़ी है। उन्होंने उसी वक्त जवाब दिया क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो बारे सबूत जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर लगता है। ये तो आप बता रहे हैं इंटरनेशनल अमेरिका की और एनसीए की। अब ये बताएं कि जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें इस फर्क को मलहूज़े खातिर रखा गया है कि रेगुलर सिटीजन और जो पब्लिक ऑफिस बेरर है उसके बीच में फर्क रखा गया है या अब खत्म कर दिया गया है? अब ये फर्क खत्म कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ दो मजीद चीजें की गई हैं जो कि थोड़ी सी खतरनाक हैं। एक तो ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास भी जो प्रॉपर्टी होगी उसको पहले नैब प्रूफ करेगा या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रूफ करेगी कि ये करप्शन से बनाई गई है। उसके बाद सवाल पूछा जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्डर से कि आप बताएं ये शवाहिद आपके खिलाफ हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। एक मिनट तवक्कुफ करें। यानी अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है अलेजिडली, तो नैब को ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। जब मेरी प्रॉपर्टी साबित हो जाएगी फिर मैं वजाहत दूंगा कि पैसा कहां से आया। जी शामी साहब, इस वक्त कानून तरमीम से पहले कानून वो है जो आप फरमा रहे हैं कि जब नैब एक दफा बता देगी कि प्रॉपर्टी आपकी है और साबित कर देगी कि प्रॉपर्टी आपकी है, तो आप डिफेंस पेश करेंगे। नहीं, मगर हमने तो देखा कि कई मुकदमात में ये बात आ रही, ये समात में ये चीजें आई कि जब पूछा गया कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी इवैल्यूएशन क्या है, इसकी कीमत क्या है, तो नैब के पास उसका जवाब नहीं था, उसको एवेल्यूएट नहीं कराया गया था। तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट नहीं कराएंगे और ये आमदन को परखेंगे नहीं, तो कैसे कह सकेंगे कि आपके ज़राए से ज़्यादा है ये? आपने शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और नैब अगर किसी केस के अंदर इसको परखती नहीं है या इसको वैल्यू नहीं करती या प्रोसिक्यूशन गलत करती है, तो नैब को अपनी प्रोसिक्यूशन ठीक करनी चाहिए। कानून अब ये है, अब अमेंडमेंट के बाद कानून ये है, दो या तीन बातें इसकी मैं थोड़ी सी वाजे करना चाहता हूँ। एक ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास अगर कोई घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, तो पहले नैब ने दिखाना है कि उसकी जितनी इनकम थी ये प्रॉपर्टी या पैसे उससे ज्यादा हैं, और फिर उस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने प्रूव करना है कि मैंने ये किस आमदन से या किन जराए से खरीदी। इससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले या बीवी के नाम पे खरीद ले या भाई के नाम पे खरीद ले या मुलाजिम के नाम पे खरीद ले, तो उसकी जांच पड़ताल उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से नहीं हो सकती। सो बेनामी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको नैब के कानून से निकाल दिया गया। अगर जो बालिग बच्चे हैं, किसी शख्स के भी जो बालिग बच्चे हैं, क्या वो भी उसके मामलात भी वालिदैन की जिम्मेदारी होंगे या होने चाहिए? शामी साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत दफा इस तरह होता है, जैसे कि हमारे बेतहाशा करप्शन केसेस इस तरह के हैं जहां पे किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अपने बालिग बेटे या बेटी या बीवी या रिश्तेदार किसी के नाम के ऊपर कुछ पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी ले ली। अब से पहले उसका बारे सबूत जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर होता था। इस कानून की तरमीम के बाद वो सबूत खत्म हो गया।
और तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं जरा वाज़ेह करता चलूं, क्योंकि ये बात खान साहब ने की कि केसेस खत्म हो जाएंगे, तो इसमें केसेस खत्म नहीं होंगे, लेकिन जामी साहब एक बड़ी जरूरी चीज होगी, फोरम तब्दील हो जाएगा। नहीं शामी साहब, कानून अब ये कहता है, ये जो अमेंडेड कानून है वो ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ नाब की अदालत एक सजा दे दे और मैं सजा याफ्ता हूं और मैं एक अपील फाइल कर दूं, तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती, जैसे मैं अपील फाइल कर देता हूँ हाई कोर्ट में, वो अपील डिसाइड नहीं होती, उसके बाद मैं अपील फाइल कर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील डिसाइड नहीं होती, उसके बाद मैं रिव्यू फाइल कर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होता उस वक्त तक मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल रहूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं आएगी, यानी जब अगर मेरी अपील एडमिट हो जाए, जी अगर मेरी अपील एडमिट हो जाए सुनवाई के लिए, और उसके बाद अपील अगले 5 साल चलती रहे, 10 साल चलती रहे, जैसे कि उसका तो तरीका ये है ना कि आप ये पाबंद कर दें कि ये इतने अरसे में ये अपील लाजम इसका फैसला होगा। लेकिन ऐसा कोई नुक्ता डिस्कस नहीं हुआ है। नैब ऑलरेडी पाबंद है, आपको पता है कि मगर उस पे अमल नहीं हो रहा। नैब का कानून है, जी जी, उसको तो नैब का कानून कहता है कि 30 दिन में फैसला किया जाएगा, 30 दिन में फैसला आज तक नहीं हुआ किसी केस जी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारी रियलिटी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शामी साहब, क्योंकि हमारी एक्चुअल रियलिटी सोसाइटी की ये है कि इन मुकदमात के बहुत अरसा तक फैसले नहीं होते। अक्सर औकात इस वजह से नहीं होते कि मुल्जमान का वकील या मुल्जमान के दलाइल के अंदर कोई कभी बीमार हो जाता है, कोई बाहर चला जाता है मुल्क से, कोई अंदर होता है, कोई हज करने चला जाता है, तो क्योंकि इस्तिगासा भी ताखीर करता है, उसका तरीका ये नहीं है कि आप कोई ऐसा इंतजाम करें कि ताखीरी हद में इस्तेमाल ना हो सके, यानी पाबंद कर दिया जाए, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जुडिशल प्रोसेस के अंदर इसमें तब्दीली आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन आजकल की रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो पहले कानून था कि जब तक आपकी अपील एडमिट नहीं, जब तक आपकी अपील में फैसला कि आपकी सजा खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस बात को बदल दिया गया है। अच्छा साहब, ये तो है लूप होल जिनकी जाने पर इशारा कर रहे हैं, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन ये देखें ना, जो कानून में तरमीम ये हुई कि रिमांड 90 दिन से कम करके 14 कर दिया गया, मुलजिम की अपील का हक 10 रोज़ से बढ़ाकर 30 रोज़ कर दिया गया, 6 माह के अंदर नैब इंक्वायरी करने का पाबंद होगा, गिरफ्तार जो लोग हैं 24 घंटे के अंदर उन्हें नैब कोर्ट में पेश करने पर भी पाबंदी होगी। ये तो बहुत मच नीडेड चीज़ें थी जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता था। बिल्कुल जामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, किसी का भी ये आर्गुमेंट नहीं है और ना ही होना चाहिए कि नैब का कानून जैसे था वैसे वो बेहतरीन कानून था, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रिमांड के पीरियड को कम करना चाहिए, बेल की प्रोविजन इंक्लूड करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट में लिखा है कि आप बेल की प्रोविजन नैब के कानून में इंक्लूड करें। नैब के कानून में बेहतरी लाना तो लाजिम है और हर कानून में हर वक्त बेहतरी लाना लाजिम होता है, लेकिन जो तरामीम की गई, क्या उनकी वजह से अब कुछ लोग जिनको, और आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, कुछ लोग जिनको नैब के अंदर ट्रायल में सजा हो चुकी है और उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, पहले वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और इस तरह के दीगर मामलात होंगे, तो ये कुछ। मगर साथ साहब ये बात आप ये देखें कि जो एरर ऑफ जजमेंट है, नैब उसको भी करप्शन के तौर पे डील करता था। हाँ। एरर ऑफ जजमेंट जो है, हाँ, उसमें तो गुंजाइश, उसको तो आप कबूल करना चाहिए, उसका तो जवाब मौजूद है। वक्त खत्म हो गया। साथ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फिर किसी रोज आपसे इस मामले पर तफसीली बात होगी। ये बात आपके साथ दुरुस्त है, यही वजह है कि कई जो एरर ऑफ जजमेंट जो है पब्लिक वो करप्शन नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ये नैब ही की वजह से, सरकारी अफसर जी वो काम नहीं करते थे, उनको इसलिए एरर ऑफ जजमेंट जो है नहीं, खौफ था उन्हें, उसमें पकड़ लिया जाता था। किसी भी ठेके पर, किसी भी बिड पर दस्तखत करने से इनकार, आपने फैसला दुरुस्त नहीं किया। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, हाँ, जैसे अब सेशन कोर्ट में एक फैसला हो, हाँ, अगर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला हो जाए, हाँ, तो सेकंड जज को आप चलें, एक ब्रेक आन पहुंची, लेकिन इस मौजू पर मैं आपको अर्ज करूं कि आज चीफ जस्टिस ने कुछ नए मुकदमात थे उनके सुनते हुए रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्जिमान को जेल में डालता है और वो केस साबित ना होने पर बरी हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब भी मुखातिब हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये आपने सुना आजम नज़ीर तारड़ साहब का मौके पे साथ रसूल साहब भी उस पर कमेंट्री कर रहे थे। खान साहब ने जो ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका जी बमबारी से ज़्यादा बदतर है ये तरामीम, किसी मुल्क पर अगर बमबारी को मुल्क कर दे वो शायद दुरुस्त हो, ये उससे ज़्यादा बदतर है और NRO मिलेगा, इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और इसीलिए इन पार भी आए, इसीलिए तख्ता भी उल्टा गवर्नमेंट का। क्या ऐसा किया जाए कि जिससे फ़रीक़ैन जो हैं वो किसी हद तक इत्तफ़ाक़ी राय तो करें ना, बेयर मिनिमम जो इत्तफ़ाक़ी राय वो क्या हो सकता है? फ़रीक़ैन तो इकट्ठे मिल बैठने को बैठ के
पानी नहीं पी सकते, ये अलमिया है, शरबत नहीं पी सकते, चाय तो दूर की बात है, चाय खाना नहीं खा सकते, तो इस पे कहाँ मुत्तफिक होंगे। अभी ये जो हमारे आसिफ हाशमी साहब हैं, जो मतरूका वक्फ अमलाक के साबिक चेयरमैन, उनका फ़ोन आया मुझे, कहने लगे मेरे खिलाफ 4 मुकदमे कायम हुए, नैब ने किए, 10 साल वो मुकदमा चला, 2 साल मैं जेल में रहा, मैं उन सब मुकदमात में बरी हो गया हूँ, मेरे 2 साल जो जेल में मैंने काटे हैं वो कौन वापस करेगा। अब असल बात यह है कि हमारे नज़दीक इस बात की कोई वक़्त ही नहीं है कि किसी शख्स की आज़ादी सल्ब हो जाए, उसको जलील कर दें, उसका बाजा बजा दें, प्रोपेगेंडा कर दें, हम तो उसके बाद ना उसकी इज्जत खाक में मिला दें और कोई पूछने वाला भी ना हो। तो हमें भी तवाज़ुन कायम करना चाहिए। अभी कल भी मैंने अर्ज़ किया ना, वो जो मुज़म्मिल हुसैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है यार, वापडा वाले, वापडा के चेयरमैन, जी जी उन पे अब उनके ऊपर जब एक नोटिस आ गया और नोटिस की खबरें चल रही हैं, वो कहते हैं भाई उतना तो प्रोजेक्ट नहीं है जितना करप्शन की आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असल मसला अगर आपसे बयान करूं, एक नुक्ता ये भी है जो आपने मुज़म्मिल हुसैन साहब वाली मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करने की कोशिश की। आपको याद होगा पिछले 4 से 5 बरसों में जो नैब केसेस जिस तरह उन्हें मीडिया में पिच किया जाता रहा, जिस तरह से उनकी कवरेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करवाई गई, यानी आप ये देखिए कि अखबारों में 3-3, 4-4 कॉलमी खबरें छपी हुई हैं, पूरा पेज भरा हुआ है, और जब कभी उनका कोई तरदीद आई या उनकी कोई वजाहत आई तो वो एक सिंगल कॉल में छपी। फिर मीडिया ट्रायल होता रहा, क्योंकि नैब जो चीज़ आपको ऑफिशियली कन्वे करेगी, आप उस इदारे की स्टेटमेंट को रोका गया है, आप उस स्टेटमेंट को रन करने की अखलाकी तौर पर पाबंद है कि नैब ये कह रहा है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, और आप मुल्ज़म जो है जिस पे इल्ज़ाम हो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते, उसको जो आप तो मुजरम बना देते हैं उसको, जब बरी होता कोई गौर ही नहीं करता इस बात पर। और फिर इसी वजह से एक और मसला ये हुआ कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स उन्होंने काम करना छोड़ दिया, दस्तखत करने छोड़ दिए कि भाई कल को नैब पड़ जाएगा, मैं कैसे सबूत दूंगा, जवाब दूंगा। जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के दयानतदार तरीन जो हैं पॉलिटिशियंस उनमें से हैं आसन इकबाल, जिनके हम कसम खा सकते हैं, यानी जिनको लड़कपन से जानते हैं यार, अब उन लोगों को जेलों में रखा गया, कितना प्रोपेगेंडा किया गया जी, आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। तो भाई ये नैब कौन है, ये तय करेगा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। बहरहाल ये इन बाकी शिकों पे तरामीम पे एतराज़ हो ना हो, ये बड़ा गैर इंसानी काम था कि रिमांड 90 दिन का दे दिया बंदा अंदर। आपको याद है प्रोफेसर रास मसूद साहब, वो जी आप मुजाहिद कामरान हथकड़ी लगा दी, ये वो प्रोफेसर रास है जिनका बेटा फौज में था, जामे शहादत नोश किया उसने, और ये डॉक्टर हमारे, और जिस तरह से उस बुजुर्ग उस्ताद को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया जा रहा था लाहौर हाई कोर्ट के, आई वाज देयर, वो मंजर बयान नहीं किया जा सकता। अकरम चौधरी क्या वो भाग रहे थे वहां से, हमारे सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, क्या उनकी यानी रुसवाई हुई, कितना अरसा जेल में काटना पड़ा, और वकीलों को, और फिर आप देखें कितने पैसे खर्च किए, जो कुछ सारी उम्र की कमाई वो भी गई केसेस में, और फिर आप कोई हर्जाना देते हैं उनको, जब कोई बरी हो जाता है कोई हर्जाना देते हैं उसको, कोई मुआवजा देते हैं उसको, कोई वकीलों की फीस उसको देते हैं। या तो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर या पॉलिटिशियंस जो हैं ये बहुत ही कोई पहुंची हुई हस्ती हैं कि इनके खिलाफ केस साबित नहीं हो सकता, या नैब के अंदर कमजोरी है, क्योंकि आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की डोमेन में या सियासतदानों के हाथ से कितनी रिकवरियां की, क्या मार्के किए, ये मालूम नहीं। अलबत्ता ओवरऑल जब नैब की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो रिकवरीज बहुत शानदार है। ठीक है, अच्छा काम भी हुआ, अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो देखना बलूचिस्तान से पैसे बरामद हुए थे, सोना बरामद हुआ था, गद्दियां बरामद हुई, जहां तारीफ बनती है करेंगे। जो ये सोसाइटीज थी, ये अपना हाउसिंग उनमें उन्होंने जितना कोहराम मचा रखा था, लेकिन मसला ये है कि आपने लोगों को बेगुनाह भी पकड़ा है, सही, उनको जेलों में रखा है, और आप वो बेचारे उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, कईयों ने खुदकुशियां की हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इस तरह इंसानी मुआशरा इस तरह नहीं चलता। आप जो अभी अगर इतना अच्छा है नैब का कानून जी, तो फिर जजों को भी इसके सामने जवाबदेह हो जाना चाहिए। नहीं, वो नहीं, फिर जर्नलों को भी हो जाना चाहिए। वो नहीं है उनका, वो कहते हैं हम खुद एहतसाब करेंगे, उनका अपना तरीका। जर्नल कहते हैं हम खुद करेंगे, है क्यों?
ان کا طریقہ کار کیا طریقہ کار ہے وہ؟ تو پھر اگر وزیر کہیں MNS کہیں ہم اپنا احتساب خود کریں گے پھر آپ کو اعتراض ہوگا؟ یہ سیاست دان ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ عوامی لوگ ہیں، جلسے کرتے ہیں، عوام کے سامنے جاتے ہیں، اس سے عوام کا ووٹ لے کے ان کے اقدامات سے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ تو آپ انہیں دلیل دے رہے ہیں. اور مطلب یہ کوئی سوچے خدا کے لیے. چلے اتنا اس ملک کے ساتھ مذاق نہ کریں. سرکاری افسروں کو بھی مذاق بنا لیا گیا. صحیح. وہ کیا فواد آہت چیمہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ صحیح ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آئی نو ایسا ہی بات ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ 56 کمپنی والا معاملہ اور صاف پانی والا کتنا پروپیگنڈا، میں نے کورج میں نے خود کورٹ جا کے کی تھی جب سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ دل لگا کرتی تھی. پتہ نہیں اب کیا پرانے قصے ہیں. پھر صحیح چلیں سر جی، یہ 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اس کی بڑی ہائپ ہے. اس میں آج شامود قریشی صاحب نے محترمہ یاسمین راشد اور حماد اظہر صاحب کے ہمراہ بڑی اہم پریس کانفرنس کی، بڑے سنگین الزامات عائد کیے. دیکھیے کیا فرما رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا، اس کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے. 70 کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیہ نشان لگ گیا. جمہوری قدروں نے رائج ہونا ہے تو ہمیں ایک خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ یہ ہے سوال پاکستان کا. لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایک بہت بڑی آزمائش سے دو چار ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز. اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کھو دی تو میں آج ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے. اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. پنجاب حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے. یہ الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے، یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے. اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. ویزیبل ہاتھ بھی ہیں، انویزیبل ہاتھ بھی ہیں. تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. اچھا شامی صاحب، اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا ان کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن میرا آپ سے جو سوال ہے نا ان کی آخری سٹیٹمنٹ پہ مبنی آپ نے جو فرمانا ہے وہ ضرور فرمائیں. ویزیبل ہاتھ بھی ہے اور انویزیبل ہاتھ بھی ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں. ان کو خود بیان کرنا، اس کی وضاحت پیش کرنی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو، مجھے نہیں معلوم کہ کنٹیمپٹ کی کتنی پاور ہے اس کے پاس. الیکشن کمیشن کو آہنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا چاہیے کیا اس طرح کے الزامات لگانے والوں پر. بھئی ڈسکے کا ضمنی انتخاب کس نے کرایا تھا؟ PTI نے. کتنی رپورٹ آئی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی؟ بالکل. کیا کارروائی ہوئی ان لوگوں کے خلاف؟ اہل سیاست خدا خوفی کریں. المیہ یہی ہے نا، الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، اسے متنازع ترین کر دیا گیا ہے. آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ کی فارن فنڈنگ کا کیس اس کے سامنے ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. آپ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. یہ الیکشن جو ہے درست ہے، پنجاب کی پولیٹکس پہ اثر انداز ہوگا، فیصلہ ہوگا حمزہ شہباز شریف کے اقتدار کا اور چودھری پرویز الہی صاحب کے عزائم کا. سپیکر نہیں ہے، آگے کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بڑا اہم یہ ضمنی انتخاب ہے. لیکن آپ کچھ اسپیسیفک بات کریں، کوئی شکایت بیان کریں، کوئی بتائیں کہ فلاں جگہ یہ قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ تو ایک دھواں دار الزامات لگا رہے ہیں. آپ کو زیب دیتا ہے سابق وزیر خارجہ ہے، اتنے وائس چیئرمین ہیں، آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہے یہ ویسے کہ ملک کو لیڈ کریں گے آپ. جو بھی پارٹی ان اپوزیشن جاتی ہے وہ ایسے انتخاب کے موقع پر یہ ویزیبل انویزیبل کا چرچا ضرور کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا نون لیگ نے محکمہ زراعت کا نام استعمال کیا. اب یہاں اگر PTI ایک طرف کسی فریق کو نیوٹرل مان رہی ہے تو دوسری جانب الزام عائد کرے کہ ویزیبل. بتائیں تو صحیح نا کیا ہو رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بیانات میں ہی تضاد ہے. کیا یا تو آپ دیکھیے، ہر الیکشن جو ہے سیاستدانوں نے متنازع بنایا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ سیاستدان بھی اسمبلیوں میں بیٹھے رہے، دھاندلی کے الزامات لگا کے اسمبلی میں بیٹھے رہے، بات ختم ہو گئی.
अच्छा यार एक बात मैं और बात सर, ये जी फरमाइए, पहले फरमाइए। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी गया, अच्छा, उसके है शुएब खान जदून, उसके अब डीजी हैं, बड़ा लंबा ताम झाम है, वो बड़ी अदारा है। अच्छा, अब उन्होंने स्टार रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया है। उससे क्या होगा? रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट, उनको स्टार दिए जाएंगे, दर्जेबंदी की जाएगी। अच्छा, 1 से लेके 5 स्टार तक। क्या इस कायदे में तमाम रेस्टोरेंट्स आएंगे? तमाम रेस्टोरेंट्स। अच्छा, ताकि आप उनकी वेबसाइट देखें और देखें कि ये सफाई के एतबार से, खाने के एतबार से, हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से किस दर्जे का रेस्टोरेंट। मगर एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, क्या? कि वो जो ये अब उन्होंने सिलसिला शुरू किया है दूध की टेस्टिंग का। कब से सुन रहे हैं सर? कैंप लगा रहे हैं। वो लाहौर इंटर होने वाले जितने डाले हैं उनको कभी कभी रोक के वीडियो जारी करते हैं कि इसमें दूध जाली है। कैंप लगा रहे हैं जाके। अच्छा, लोग आके अपने घरों से दूध लाएं, टेस्ट करवा लें सैंपलिंग के लिए। मुख्तलिफ सोसाइटी तो उनको दाखिल नहीं होने दे रही। क्यों? कि आप नहीं कैंप लगा सकते। अच्छा। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि छौनी की हदूद में और DHA के तो वो काम ही नहीं कर सकते। क्यों? वो तो हमारा अपना अमला है। अच्छा, उनके यहाँ भी PFA है? पता नहीं क्या है। नहीं, उनके यहाँ क्या, आप अंदाजा लगाएं, उनके यहाँ क्या दूध टेस्ट होता है? पंजाब फूड अथॉरिटी वहां नहीं जा सकती DHA की हदूद में। नहीं, ये तो हम ऑनर मुतालबा करना चाहिए। क्या सर देखिए ना, क्या DHA और छौनी में रहने वाले शहरी जो हैं उनके हकूक सलब आप कर सकते हैं? मैं तो हैरान रह गया यार, उन्हें भी खालिस दूध पीने दें। मुर्गियां, मुर्दा मुर्गियां रोज बरामद होती हैं। और मुझे तो एक नौजवान वहां कहने लगे कि जनाब अगर लाहौर का जो लाहौर शहर है ना, अगर दूध खालिस मिलने लग जाए, लाहौर शहर का दूध पूरा नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त, खालिस दूध फराम नहीं हो सकता। नहीं, दुरुस्त बात है। और कहने लगे, है ही नहीं। एक साहब हैं पाक पटन में, वो डॉक्टर कहलाते हैं, 80,000 लीटर दूध बनाते रोज का बनाते हैं। और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ फेल हो चुकी, नाकाम हो चुकी, इतने उसके उनके हथकंडे। 80,000 लीटर बड़ा सादा सा फार्मूला है। एक पाउडर मिलता है सर, और नहर का पानी होता है, उसको आप मिक्स करें यार, क्या 15 जी यूरिया भी डाल 15 से 20 मिनट बाद आप जब उस दूध को देखेंगे, ऊपर जनाब मलाई आई होगी, तरी आई होगी, आप कहेंगे क्या खालिस दूध। मैं हैरान हूं। आप उसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे, माशाल्लाह मक्खन भी आपको देगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। सर ब्रेक आ गई, वो कहती है हमारे यहाँ नहीं आ सकते। ब्रेक आ गई है। ये बिल्कुल ही हमने ऑनर इतराज भी उठाया कि इनको भी इजाजत दें। वो खुरम दस्तगीर साहब वाला बयान आज फिर रह गया। कल करेंगे यार। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।